नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कल हमने बात की थी कि कौन से विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन होता है। जैसे अपना टॉपिक चल रहा है मानव रोग, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि रोगों का अध्ययन किस विज्ञान के अंदर होता है, फिर इसके लक्षणों का किस कारण से हुई है, इन सब चीज़ों पे अपन ने कल बात कर ली थी। आज हम आगे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि जैसे बम से कौन से रोग होते हैं, उसके बाद आनुवांशिकता, विषाणु, जीवाणु जो भी हैं, इन सब पे स्टेप बाय स्टेप अपन सब पे बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन पहले बम से। आओ देखते हैं। पहले नंबर पे हम जो कृमि जनित रोग, वर्म डिजीज, ठीक है। तो कृमि जनित रोग ये होते हैं जिसके अंदर इनका पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होती, कोई आकार नहीं होता। ये जैसे जैसे इनको पोषण मिलता जाता है वैसे वैसे आकार बड़ा करते जाते हैं, ठीक है। तो इससे होने वाले रोगों की अपन बात करें तो देखो, वैसे तो मैं ट्रिकों के बिल्कुल भी उसमें फेवर में नहीं हूँ कि आप ट्रिकों से याद करो। सब कुछ अपने हिसाब स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिकों में तो जैसे दो शब्द सेम आए तो फिर वहीं पे अपनी गोल हो जाती है, ठीक है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं। और बाकी अगर ट्रिक चलन ही ट्रिक का चल रहा है तो मैं ट्रिक बता देता हूँ एक बार, और फिर उसके बाद में अपन उसको डिटेल से देख लेंगे। तो ट्रिक है अपनी फैंटा। इसे याद कर लो एक बार, बोलो मेरे साथ फैंटा। ये फैंटा के अंदर कृमि जनित रोग आ जाएंगे, जितने भी वर्म डिजीज होती हैं वो सारी फैंटा के अंदर आ जाएंगी। देखो, एफ से क्या होगा? एफ से होता है फाइलेरिया। जिसे हम हाथी पांव भी कहते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में हाथी पांव कहते हैं, ठीक है। ई से आ जाएगा एट्रोबियसिस, ठीक है। एन फोर आ जाएगा नारू रोग, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें टी से, तो टी से आएगा टीनियासिस। ठीक है। क्या बच गया? ए। और ए की बात करें तो ए से आ जाएगा एस्केरियासिस। या जिसमें एसिस जिसमें लास्ट में आता है वो सारे वर्मी जनित रोग होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ट्रिक बता दी आपको कि फैंटा में एफ का मतलब होता है फाइलेरिया, हाथी पांव। उसके बाद ई की बात करें तो एट्रोबियसिस, उसके बाद एन से नारू, टी से टीनियासिस, और ए से हो जाएगा एस्केरियासिस, ठीक है। ये तो बात होगी ट्रिक की, अगर ट्रिक से तुम याद करना चाहो तो। उसके बाद अपन लाइन से याद करेंगे। ट्रिक तो एक्सटर्नल है, देख लेना, वो तो बाकी अपनी ट्रिक होनी चाहिए। अगर खुद की बनाई हुई ट्रिक है तो वो काम करती है, बाकी और तो सब एग्जाम के टाइम में निकल जाते हैं दिमाग। देखो, यहाँ हम लिखते हैं रोग इससे होने वाले, ठीक है। और इसमें कौन सा कृमि या वर्म ये बीमारी फैलाता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। आराम से स्टेप बाय स्टेप देख ले। तो पहले नंबर पे अपन ने देखा फैंटा में एफ, यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं एफ ई एन टी ए, ठीक है। फैंटा। एफ से हुआ था अपना फाइलेरिया, जिसे बोलचाल की भाषा में हाथी पांव कहते हैं, हाथी पांव, ठीक है। इसमें पैर हाथी की तरह, एक पैर सूज जाता है, मतलब सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, ठीक है। तो वो पांव हाथी की तरह दिखने लग जाता है, इसलिए हाथी पांव, ठीक है। इसके अंदर वर्म कौन सा आता है? कृमि। इसमें कृमि होता है बुर्जिया मलाई। देखो, मलाई दूध वाली नहीं है ये शायद नाम होगा किसी का जिसने इसको खोज किया था, उसका बुर्जिया मलाई, ठीक है। इसके बाद ई
एट्रोसिस, एट्रोवियसिस। इसके अंदर जो नाम है वही कर्मी है, ठीक है। इसके बाद एन फॉर नारू, नारू रोग, और इसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है ग्विनिया वर्म, ठीक है। नारू रोग के अंदर आता है ग्विनिया वर्म, और इसी को अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ड्रैकनकुलियसिस, ठीक है। बोलचाल की भाषा में ड्रैकनकुलियसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद बात करें टी, टी फोर था अपना टी से टीनियासिस, टी फोर टीनियासिस, टीनियासिस, ठीक है। अगर इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा टीकिया सोलियम और टीनिया सागिनेटा, ठीक है। टीकियासिस में आ जाएगा, हाँ टीकियासिस में आ जाएगा टीकिया सोलियम और टीनिया सागिनेटा, ये इसमें कृमि होते हैं जिसके कारण जो इस बीमारी के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच गया अपना ए, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। इसके अंदर वर्मी, और बात करें अपन कौन सा जनक होता है, वो होता है एस्कोरिस लम्ब्रिकाइड्स। देखो इन नामों को इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, वही बात है, ठीक है। एस्कोरिस लम्ब्रिकाइड्स। तो अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं। कृमि जनित रोग, कृमि जनित रोगों की अपन बात कर रहे हैं, वर्म डिजीज जो वर्म से होती है, ठीक है। तो एक तरफ अपन ने रोग लिख लिया और एक तरफ उसका वर्म लिख लिया कि किस वजह से ये होता है। तो ट्रिक बताई मैंने तुम लोगों को, फेंटा, एफ, फेंटा में पहला आता है एफ, एफ फॉर फाइलेरिया, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हाथी पांव कहते हैं, और इसमें कृमि होता है बुर्जिया मलाई, ठीक है। ई फॉर एट्रोवियसिस, ये जो इसका नाम है वही इसका कृमि है, ठीक है। एन फॉर नारू रोग, नारू रोग में होता है यूनिया वॉर्म, ठीक है, और जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ड्रैकनकुलियसिस, ठीक है। और उसके बाद टी फोर टीनियासिस, और इसमें होता है टीनिया सोलियम और टीनिया सागिनेटा, ठीक है, सानिनेटा जो भी है। और ए फोर एस्कोरियसिस, और इसके अंदर भी वही होता है एस्कोरिस लोम्ब्रिकाइड्स, ठीक है। ये हो गए अपने कृमिजनित रोग जो वर्म से होते हैं या वर्म से फैलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जहां ट्रिक की जरूरत होगी वहां ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन ट्रिक के फेवर में हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो हम साधारण तरीके से याद करेंगे वही ज्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे हम देखेंगे आनुवांशिक, आनुवांशिकता से जो बीमारियां हमें मिलती हैं, आनुवांशिक। दूसरे नंबर पे आएगा अपना आनुवांशिक, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। वे रोग जो हमें जन्म लेते ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जो जन्मजात होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, जो पेरेंट से सीधे संतान में आते हैं, वो ऐसे रोग होते हैं आनुवांशिक। देखो इसकी भी ट्रिक मैं बता देता हूं, लेकिन अपने को सारी चीजें लाइन से याद करेंगे। तो इसकी ट्रिक होती है टीवी पे सीडी, सीडी है, ठीक है, टीवी पे सीडी है। इसके आनुवांशिक रोगों की ट्रिक है टीवी पे सीडी है। अब देखो T4 हो जाएगा टर्नर,
टर्नर सिंड्रोम। बी से हो जाएगा वर्णांधता। पे से हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम। और सी से हो जाएगा क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और डी से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और है से होएगा हीमोफीलिया, ऐसे हीमोफीलिया, ठीक है। अगर हम आनुवांशिक रोगों की बात करें तो आनुवांशिक रोगों में अगर ट्रिक से पहले हम देख लेते हैं इनको शॉर्ट में, तो ट्रिक में आनुवांशिक रोगों की ट्रिक है टीबी पे सीडी है, टीबी पे सीडी है, ठीक है। टी से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, बी से वर्णांधता, पी कर लो इसको, टीबी पे सीडी है ऐसे पढ़ लो। पी से हो जाएगा पटाउ सिंड्रोम, सी से क्लाइवेन-फेल्टर, डी से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम और है से हो जाएगा हीमोफीलिया, ठीक है। तो हम इनको फिर वही रोग और इन मतलब कौन कौन से जो भी इफेक्टिव होते हैं वो चीजें देख लेते हैं। किसकी कमी से क्या होता है जो, वो सारी चीजें देख लेते हैं। आनुवांशिक रोग, देखो वही इधर तो रोग लिख लेंगे और इधर जो भी अपने गुणसूत्रों की कमी से होता है ये रोग, तो गुणसूत्रों की स्थिति देख लेंगे, गुणसूत्रों की स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। और इससे क्या प्रभाव होगा, देखो प्रभाव भी देखेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। रोग, फिर यहाँ हो जाएगा गुणसूत्रों की स्थिति, गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्रभाव, मतलब इससे क्या प्रभाव पड़ेगा जो, ठीक है। तो आओ देखते हैं। वही अगर बोलो तो मैं लिख देता हूँ एक बार, टी बी पे सी डी है, ठीक है। टी से आ जाएगा अपना टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टी से टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा, स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र की वृद्धि, मतलब एक्स गुणसूत्र बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि स्त्रियों में एक्स गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है, जिससे देखो क्या होता है, जिससे इनमें बांझपन, क्या प्रभाव पड़ता है, बांझपन, इसमें बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। टी से टर्नर सिंड्रोम, इसके अंदर स्त्रियों में एक्स गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मतलब बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वर्णांधता, वर्णांधता, ठीक है। वर्णांधता की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, पुरुषों में एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है, पुरुषों के अंदर एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण ये इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि ये हरे व लाल में अंतर नहीं कर पाता है, हरे व लाल में अंतर नहीं कर पाता है वर्णांधता के कारण। वर्णांधता में क्या होता है, पुरुषों में एक्स गुणसूत्र प्रभावित होते हैं, जिसके कारण हरे व लाल में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें पी से पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो अपने 13वां गुणसूत्र होता है, 13वें गुणसूत्र के अंदर डिसेबिलिटी या विकार उत्पन्न हो जाता है। 13वें गुणसूत्र में सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, इसमें 13वें गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे कटा हुआ होठ,
या बच्चा मंद बुद्धि होगा और हमेशा जीभ मुंह से बाहर निकली रहेगी, जीभ मुंह से बाहर निकली रहेगी। पटाऊ सिंड्रोम के अंदर 13वें गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होगा, जिसके कारण जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कटा हुआ होठ, मंदबुद्धि या जीभ मुंह से हमेशा बाहर निकली रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें क्लाइवन सिंड्रोम, C4 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पुरुषों में X गुणसूत्र में वृद्धि X गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या प्रभाव पड़ता है कि जो पुरुष होते हैं, स्त्रियों वाले गुण स्त्रियों वाले लक्षण आ जाते हैं, स्त्रियों वाले लक्षण आ जाते हैं पुरुष के अंदर। ठीक है, स्त्रियों वाले लक्षण आ जाते हैं पुरुष में। देखे होंगे आपने ऐसे लोग कहीं ना कहीं, तो जो होते तो मेल हैं और फीमेल वाली हरकतें करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं डी, डाउन सिंड्रोम। ये होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि एक 21वां जो गुणसूत्र है अपना अतिरिक्त, 21वां गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है डाउन सिंड्रोम के अंदर, जिससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे चेहरे के अनियमित, चेहरे के हाव भाव अनियमित हो जाते हैं कि वो करना क्या चाह रहा होता है और उसके साथ होता क्या रहता है, वो हो जाता है डाउन सिंड्रोम के अंदर। डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, जिसके कारण उसके चेहरे के हाव भाव अनियंत्रित हो जाते हैं। ठीक है, अब एक और रह गया ऐसे हीमोफीलिया, ये ऊपर कर लेते हैं अपन। नीचे से हटा देता हूं, हीमोफीलिया वही चीज है। डाउन सिंड्रोम में अतिरिक्त X व गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, जिसके कारण उसके चेहरे के हाव भाव बदलते रहते हैं, वो करना क्या चाहता है और उसके साथ हो क्या जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया में जीन प्रभावित होता है, हीमोफीलिया में जीन प्रभावित होता है, जिसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, ये हो गई अपनी अनुवांशिक बीमारियां जो हमें जन्म के साथ ही मिल जाती हैं। ऐसी बीमारियां अनुवांशिक बीमारी कहलाती हैं, जिसके अंदर एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, TB पे CD है। ठीक है, अगर ट्रिक से तुम याद करो तो ट्रिक से कर लो, और अगर नॉर्मल तरीके से याद करो तो नॉर्मल तरीके से कर लो। बाकी बेस्ट रहेगा नॉर्मल तरीके से, बाकी ट्रिक तो ट्रिक होती है। मैं ट्रिक के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। टी से होता है टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, स्त्रियों में X गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण बांझपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वर्णांधता में क्या होता है, वर्णांधता पुरुषों में X गुणसूत्र प्रभावित होता है, इसमें X गुणसूत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण यह हरे व लाल में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, 13वें गुणसूत्र में विकार, 13वें गुणसूत्र में उल्टा सीधा हो जाता है ये, जिसके कारण क्या होता है, जैसे होठ कटे हुए होठ बच्चे देखे होंगे आपने, मंद बुद्धि, जीभ मुंह से बाहर निकली होती है। ठीक है, इसके बाद क्लाइवन-फेल्टर सिंड्रोम, पुरुषों में X गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है, X गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण स्त्रियों वाले लक्षण आ जाते हैं।
जिसके कारण जिसमें क्लाइवन-फेल्टर सिंड्रोम होता है उसके अंदर स्त्रियों वाले गुण आ जाते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाता है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है, जिसके कारण उसके चेहरे के हाव भाव अनियमित हो जाते हैं, वो दिखाना क्या चाहता है और चेहरे के हाव भाव कुछ और दिखते रहते हैं। उसके बाद बात करें हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया में जीन प्रभावित होता है, हीमोफीलिया में जीन प्रभावित होता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। वो मैंने आपको विटामिन में भी बताया था कि कंटिन्यूसली ब्लड उसका बहता रहेगा और उसका ब्लड रुकेगा नहीं या रक्त का थक्का नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो आज अपन ने खाली 2 ही चीजों की बात की है, कृमि जनित रोग, वर्म डिजीज और दूसरी आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज। तो इसके अंदर जो 5 इसमें हैं और 5-6 उसमें हैं, तो इन चीजों को साथ के साथ याद करते रहो, जब तो ठीक रहेगा, नहीं तो आखिरी जब तक अपन मानव रोग कंप्लीट करेंगे तब तक 50-60 रोग हो जाएंगे और ये फिर गोड़ हो जाएगी सबकी। तो साथ साथ याद करते रहो। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे आगे जो भी बच रहे हैं, ठीक है। जय हिंद।